हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू सीयूटी क्रैश कोर्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर को। तो चलो फिर, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड बच्चों, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे इस लेक्चर में, जिससे हमें हेल्प मिलेगी सीयूटी के एग्जाम्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, इन लैक्टेशनल एमेनोरिया देयर इज नो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो उसमें ना तो ओव्यूलेशन हो रहा है ना मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विच। तो बच्चों, क्वेश्चन यहां पर यह पूछ रहा है, अगर हम लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो देखो, लैक्टेशनल मतलब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, और एमेनोरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? एमेनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया का क्या मतलब होगा? एमेनोरिया का मतलब होता है बच्चा नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है बात। देर इज नो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, वही बात लिखी हुई है। फॉलोइंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई है। यहां पर बच्चों पीआरएल का लेवल काफी हाई है। वो क्या कर रहा है? फर्स्ट ले रखा है इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो, प्रोलैक्टिन का अमाउंट काफी ज्यादा है, तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन बच्चों नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस। किसको दे रहा है? हाइपोथैलेमस को। अब ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है? क्योंकि बच्चा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसको रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद हाई लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई है। अब प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई होने की वजह से ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, और पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं जीएनआरएच को। अब बच्चों जीएनआरएच सप्रेस्ड है। अगर जीएनआरएच सप्रेस्ड है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करवा पाएगा, और इन फर्दर बच्चों हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज नहीं करवा पाएगी। पॉइंट समझ में आया? नेगेटिव फीडबैक मिला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स यानी एलएच और एफएसएच को रिलीज नहीं कर पाएगी। तो यही रीजन है कि ना तो ओव्यूलेशन है ना मेंस्ट्रुएशन है, क्योंकि आपको पता है एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, और फॉलिकल्स की जब डेवलपमेंट हो जाएगी तब एलएच सर्ज होता है जो कि ओव्यूलेशन करवाता है। तो ना तो ओव्यूलेशन है, अब ओव्यूलेशन नहीं तो मेंस्ट्रुएशन भी रुका हुआ है, यहां पर पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। राइट? क्लियर है बात? तो फर्स्ट ऑप्शन सही दे रखा है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब बच्चों, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज इनहिबिट कर देगा भाई, ऐसा कुछ नहीं करता है। देखो, हल्का फुल्का इनिशियली होगा, जैसे प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करके पार्चुरेशन करवाएगा, लेकिन भाई फीमेल है तो ईस्ट्रोजन का लेवल देखने को मिलेगा आपको। राइट? तो ये तो सही नहीं है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अब बच्चों, एफएसएच एंड एलएच आर गोनाडोट्रोपिन्स। एफएसएच एंड एलएच आर व्हाट बच्चों? दीज आर गोनाडोट्रोपिन्स। तो यार, अगर गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, ये तो प्रमोट करेंगे किसको? ओव्यूलेशन को और मेंस्ट्रुएशन को। तो ये बोलना सही नहीं होगा। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल को रिलीज करवाएंगे। अब बच्चों एक बात बताओ यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस्तेमाल करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पीरियड होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में ईस्ट्रोजन भैया और प्रोजेस्टेरोन दोनों अच्छे अमाउंट में रिलीज होते हैं। होते कि नहीं होते? यहां पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है? नहीं हो रहा ना भाई। एमेनोरिया का मतलब नो मेंस्ट्रुएशन। तो क्या ऐसा करवाया जाएगा? नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच बिटवीन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इट्स फंक्शन। बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है कॉन्ट्रासेप्शन और उसके फंक्शन के बीच में। तो एक तरफ बच्चा हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दे रखे हैं, दूसरी तरफ फंक्शन दे रखे हैं। चेक कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बच्चों ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, उसके अलावा इंप्लांटेशन को भी रोक देते हैं, और साथ ही साथ बच्चों क्या कर देते हैं? ये स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देते हैं। क्यों? सर्विकल म्यूकस को थिक करके। राइट? तो ये सही दे रखा है। स्टेरिलाइजेशन इनहिबिट गैमेट फॉर्मेशन। अब बच्चों स्टेरिलाइजेशन मेथड्स की अगर हम बात करें तो दिमाग में दो चीजें आती है। एक याद आता है वेसेक्टमी मेल के अंदर, और दूसरा याद आता है
ट्यूबेक्टमी फीमेल के अंदर। यस क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम बात करें स्टरलाइजेशन मेथड की तो एक तो वेसेक्टमी याद आता है, एक आता है ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी में मेल के अंदर वेस्ट डिफेंस को कट और टाई कर दिया जाता है, फीमेल में अंदर यूट्राइन ट्यूब्स को, ओविडक्ट को कट एंड टाई कर दिया जाता है, ठीक है। बट क्या यहां पर गैमेट फॉर्मेशन को रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा है भाई, वेस्ट डिफेंस को कट करा है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं तो दे आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ट्यूबेक्टमी की बात करें, ओवरी के अंदर बनता है क्या? oocyte फॉलिकल, तो गैमेट फॉर्मेशन को नहीं रोका गया है। स्टेरिलाइजेशन से गलती नहीं करोगे, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी को बोलते हैं बिकॉज दे आर टर्मिनल मेथड्स। अगर किसी कपल को फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कंसीव नहीं करना है, तो जनरली दे चूज दिस मेथड। बट आजकल आपको पता है साइंस काफी एडवांस हो चुकी है, हम रिवर्सिबल वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी ला पाए हैं। माना चांसेस आर लेस बट इट इज पॉसिबल। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों आईयूडी। नेक्स्ट है बच्चों आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इनहिबिट इंप्लांटेशन, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई, आईयूडीज इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। हाँ, एग्जांपल ले लो बच्चों, LNG-20 ले लो, हार्मोनल वाला। क्या ये इंप्लांटेशन को रोकेगा? भाई बिल्कुल रोकेगा, ठीक है बात। फोर्थ, नेचुरल मेथड, अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल मेथड में कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता। नेचुरल मेथड कहता है बस हमें करना क्या है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करना है, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, कंसीव हो ही नहीं पाएगा, राइट। कौन सा गलत दे रखा है? हमारा सेकंड गलत दे रखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसको देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कॉपर आयंस का क्या फंक्शन होगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में। यस, कॉपर आयन का क्या फंक्शन होगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में? आयोडीज आपको पता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को बोलते हैं। आयोडीज किसको बोलते हैं बच्चा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम बोलते हैं। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। बच्चों ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे यूट्रस के अंदर। बच्चों जनरली ये कौन करता है? ये जनरली करती हैं नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ये कौन करता है? जनरली नॉन मेडिकेटेड आयोडीज करती हैं। एग्जाम्पल आपको पता है सर, एग्जाम्पल होता है लिप्स लूप। बिल्कुल सही बताया, ठीक है बच्चा। यस, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। कौन करता है? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज करती हैं ऐसा। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ये बच्चों बिल्कुल सही है। अगर पर्टिकुलरली बात करें कॉपर टी का, भाई कॉपर रिलीजिंग आयोडी का एग्जांपल कॉपर टी ले लो, मल्टीलोड 375 ले लो, तो कॉपर आयन क्या करते हैं? कॉपर आयन स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, साथ साथ उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी स्पर्म्स की कम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन। देखो यूट्रस को अनसुटेबल कर रहे हैं इंप्लांटेशन के लिए। देखो पर्टिकुलरली ये सही बात होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के लिए। नॉर्मल जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होती हैं बच्चों वो भी ऐसा करती हैं, बट हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ऐसा करती हैं, तो ये उनके लिए सही दे रखा है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने में तो भाई रोल है ही नहीं, कोई भी नहीं करती है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, Which of the following statement is not correct about oral contraceptive pills? तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। यस बच्चों क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए, ओसीपी के लिए। They have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो बच्चों इनको 21 डेज के लिए कंज्यूम करना पड़ता है। देखो मेंसेस फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक लास्ट करते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन वाला जो फेज होता है, मेंसेस वाला फेज होता है, वो फर्स्ट टू फिफ्थ डे लास्ट करता है। तो फिफ्थ डे से इनकी शुरुआत होती है और 25th डे तक इनको कंज्यूम करा जाता है। द रीजन बीइंग 25th डे वो डे होता है जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डिजेनरेट कर जाएगा और जितना भी एंडोमेट्रियम में ग्रोथ वगैरह हुई थी वो सब डिक्लाइन हो जाएगा, सब कम हो जाएगा, राइट। और इसके बाद मतलब देखो 1-2 दिन नॉर्मल हम देंगे बॉडी को क्या करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, एंड देन देयर विल बी मेंसेस 1 से 5 दिन, तो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं। और यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ओवुलेशन वगैरह रुका हुआ है, तो क्या हो रहा है भाई, जब ओवुलेशन नहीं हो रहा है या ओवुलेशन हो भी गया तो इंप्लांटेशन हो नहीं पाएगा, तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन चल रहा है, राइट। तो ऐसा करते हैं बच्चों हम, ठीक है बात।
दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बात। और ऐसा क्यों कर रखा है आपको पता है ना फंक्शन। यहां पर दोनों की बात कर लेते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन अगर रहेगा या प्रोजेस्ट्रोजन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मैं नाम चेंज कर देता हूं, प्रोजेस्ट्रोजन। हाँ जी सुनिए ध्यान से। अब प्रोजेस्ट्रोजन होता है भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, यहां पर जो दिया गया वो प्रेफरेबली दिया गया एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में। अब एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में तो यहां पर वो दे रखा है जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन के। प्रोजेस्ट्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जीएनआरएच को, गोनाडोट्रोपिन्स को क्या करा जा रहा है, रोका जा रहा है ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रन ना हो पाए प्रॉपर्ली, या पर्टिकुलरली बोले ओव्यूलेशन ही ना हो, और अगर ओव्यूलेशन होता है तो इंप्लांटेशन ना हो पाए। दूसरा बच्चों ये सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है, थिक कर देता है। अब सर्वाइकल म्यूकस अगर थिक होगा तो पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा कौन, स्पर्म्स। और वहीं ईस्ट्रोजन की बात करें, ईस्ट्रोजन भैया का हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है, एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करना। एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करना, क्या फायदा मिलेगा, फायदा बस ये मिल रहा है कि प्रोजेस्टेरोन वाली पिल में 30 दिन कंज्यूम करना पड़ता है, यहां पर 21 दिन कंज्यूम करना पड़ रहा है, और एंडोमेट्रियम रीबिल्ड होगी। लेकिन 25 दिन के बाद जब कॉर्पस लूटियम गया, ठाकुर गयो, तो एंडोमेट्रियम भी गयो तो मेंसेस खत्म काम। और मेंसेस अगर होता जा रहा है, एंडोमेट्रियम रुक नहीं रही है, तो मतलब प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, राइट। तो ये बात तो सही दे रखी है। दे कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, आपको आंसर पता चल गया। प्रोजेस्ट्रोजन क्या कर रहा है यहां पर, ये आपको पता चल रहा है, और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। दे कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, सही है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इंप्लांटेशन, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो हमने जीएनआरएच भैया को रुका हुआ है। अब जीएनआरएच भैया रुके हुए हैं तो ना तो एलएच मिलोगो ना एफएसएच मिलोगो, दोनों रुके पड़े हैं, दोनों रुके पड़े हैं, तो देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, ठीक है। और 25 दिन के बाद कॉर्पस लुटियम है नहीं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है नहीं, एंडोमेट्रियम रुक नहीं पाएगी, एंडोमेट्रियम स्टे नहीं कर पाएगी, इंप्लांटेशन नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो बच्चा बैरियर्स की बात करते हैं तो ये हमें ले गया है बैरियर मेथड की तरफ। बैरियर की बात करेंगे तो ये हमें ले गया है बैरियर मेथड की तरफ, और आपको पता है बैरियर मेथड अलग होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला मेथड अलग है, तो ये इसके लिए सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो अब इसको देखो ध्यान से। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सहेली बट वन इज रॉन्ग, व्हाट वन इज रॉन्ग। बच्चा क्वेश्चन ये कह रहा है सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट दे रखी है सहेली के लिए, बट वन इज रॉन्ग, व्हाट वन इज रॉन्ग। ओके अब सहेली को देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर सहेली के बारे में आपको बाद भी बताऊंगा। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल, ये एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल। और इसको बच्चों कहां डेवलप करा गया, इसको हमने खुद डेवलप करा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। यस, प्राउड मोमेंट फॉर अस। कंटेन्स नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, यस, एक और बेनिफिट। नॉर्मली जितनी भी पिल्स होती हैं उसमें होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स, यहां पर स्टीरॉयडल प्रिपरेशन ही नहीं है, यहां पर होता है सेंट क्रोमैन, यहां पर होता है सेंट क्रोमैन विच इज अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। सही बात है। इट इज वंस अ वीक पिल, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इसको वंस अ वीक पिल कंज्यूम करना पड़ता है। वंस अ वीक पिल का मतलब क्या है, इसे वीक में, वीकली में एक बार ही कंज्यूम करना पड़ता है। यस, डोसेज थोड़ी सी वेरी करती है, लाइक इनिशियली 2-3 महीने क्या होगा ट्वाइस अ वीक, उसके बाद फिर वंस अ वीक हो जाती है। तो डेली बेसिस पे 21 दिन वाला हिसाब किताब नहीं है, खाली वीक में एक बार कंज्यूम करना है। हाँ जी। इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। बच्चों ये काम ये नहीं करती। फैगोसाइटोसिस को बढ़ाने का काम होता है कॉपर टी वगैरह का, सॉरी लिप्स लूप वगैरह का। लिप्स लूप पढ़ा है ना आपको, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, उनका ऐसा फंक्शन होता है कि वो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं स्पर्म्स की, या जनरलाइज फंक्शन है बाकी आयोडीज का। तो ये इसका तो फंक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या फंक्शन है। बच्चों सहेली को SCRM बोला जाता है, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यस, सहेली को बच्चों SOM बोलते हैं, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यानी
ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है। क्या करता है? अभी मैंने बात बताई थी कि ईस्ट्रोजन भैया एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करते हैं। बात क्लियर है? अब ये करेगा क्या? ये जाकर उन्हीं ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं एंडोमेट्रियम में, उन रिसेप्टर से जाकर सहेली यानी स्पर्म बाइंड कर लेगा। कर गया। अब ये ईस्ट्रोजन को बाइंड होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा है। क्या एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली बिल्ड होगी? नहीं होगी। तो जब एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं होगी, इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है, ये ओव्यूलेशन को नहीं रोकती, गलती नहीं करनी है, ये इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। इट विल प्रिवेंट व्हाट? इंप्लांटेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया ताकि आपको क्लियर रहे। इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन को कंसीडर नहीं करा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। Contraceptive pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the female they work by। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें, ये बहुत इफेक्टिव होती है और इनके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम है। इनको फीमेल ने एक्सेप्ट करा है। किस तरीके से काम करती है? क्या ये ओवुलेशन को रोकती है? हाँ जी, बिल्कुल ओवुलेशन को रोकती है। कैसे बच्चों? इनमें होता है प्रोजेस्टोजन। प्रोजेस्टोजन भैया नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको? जीएनआरएच को, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। अब जीएनआरएच रुका है तो गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो नहीं पाएंगे, ओवुलेशन वगैरह होगा नहीं। इंप्लांटेशन को भी रोकते हैं। कैसे? एंडोमेट्रियम को स्टे करके रहने नहीं देते। भाई 25 दिन तक एंडोमेट्रियम रहेगी, उसके बाद अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि ना तो ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन है। तो जब एंडोमेट्रियम स्टे नहीं कर रही, इंप्लांटेशन कैसे होगा भैया? भैया दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्रोस्पर्म। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये सर्वाइकल म्यूकस को बहुत थिक बना देते हैं। और ये थिक किसका फंक्शन है? अगेन प्रोजेस्टोजन। ये सर्वाइकल म्यूकस को काफी थिक कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है? काफी ज्यादा थिक कर देता है। अब सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा थिक है तो स्पर्म्स आगे जा ही नहीं पाएंगे। आगे नहीं जा पा रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, मतलब कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ही फंक्शंस बिल्कुल सही दे रखे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेसेक्टमी हैज नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेसेक्टमी की अगर हम बात करें, इसका कोई भी इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल पर नहीं होता। ऐसा क्यों है? वेसेक्टमी की बात करें तो इसका कोई भी इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल पर नहीं होता। ऐसा क्यों है? ही कैन स्टिल इजैकुलेट एंड हैज नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ब्लड। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो, वेसेक्टमी में हमने वेस्ट डिफेंस को कट करा है। वेसेक्टमी की बात करें बच्चों तो इसमें हमने क्या करा है? वेस्ट डिफेंस को कट एंड टाई करा है। वेस्ट डिफेंस आर कट एंड टाइट। तो वेस्ट डिफेंस को कट करने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द टेस्टिस, तो इस तरीके से बेसिकली हमने यहां पर रोक दिया है रास्ते को। दिस इज वेस्ट डिफेंस फॉर एग्जांपल। अब एक बात बताओ, क्या वो इजैकुलेट करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो तो रिलीज हो रहा है, तो पर्सन विल इजैकुलेट और नॉट। अब एक बात बताओ, टेस्टिस प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हार्मोन ब्लड में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हैज नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड। सही बात है कि नहीं बात है? बिल्कुल सही बात है। तो देखो, सेक्स हार्मोन्स बॉडी में प्रॉपर्ली बन रहे हैं, इजैकुलेट भी हो रहा है। इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं है, माना इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं है, ये बात मान ली गई है। बट इजैकुलेशन हो रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन देखने को मिल रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स ब्लड में मिल रहे हैं, तो उसके सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है। ठीक है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर्सन इज व्हाट? प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। गैमेट्स अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, वेसेक्टमी अफेक्ट्स द हार्मोनल सिक्रेशन बट द पर्सन कैन इजैकुलेट सीमन विद नॉर्मल नंबर ऑफ स्पर्म्स। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट में गलती। पहली बात तो हार्मोनल सिक्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अब नॉर्मल जो पर्सन इजैकुलेट कर रहा है सीमन को, उसमें स्पर्म्स होंगे नहीं होंगे? जब हमने वेस्ट डिफेंस को कट कर दिया है तो अब स्पर्म्स आगे जा ही नहीं पा रहे, तो सीमन में स्पर्म्स कहां से होंगे भैया? गलत दे रखा है। ही कैन नॉट इजैकुलेट बट द हार्मोन लेवल्स आर नॉर्मल। अब देखो ये बात सही है, हार्मोन लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, इस बात में कोई भी गलती नहीं, लेकिन द पर्सन विल इजैकुलेट, एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं सीमन, मेल से हमेशा बच्चों सीमन रिलीज होता है, स्पर्म्स नहीं रिलीज होता। 10th क्लास की बायो को साइड में करो, मेल से हमेशा रिलीज होता है सीमन। सीमन इंक्लूड सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि हो गया एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, एंड अलोंग विद इट देयर विल बी स्पर्म्स, राइट? तो एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन देखने को मिलेगा।
वेसेक्टमी डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल डिजायर बट कैन कॉज इंपोटेंसी, बिल्कुल गलत है बच्चों। इंपोटेंसी का मतलब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि पर्सन का पेनिस इरेक्टाइल कंडीशन में रह ही नहीं पा रहा है। अब इरेक्टाइल नहीं रह पाएगा तो वो प्रॉपर्ली क्या होगा, कॉपुलेशन ही नहीं कर पाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। तो ऐसा कुछ है ही नहीं लेने देना भाई, खाली हमने स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को रोका है। स्पर्म्स बन रहे हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स की कंडीशन बॉडी में नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 ही बच्चा यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एसटीडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन से ऐसे कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। एसटीडीज आपको पता है, इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। और बच्चा इनको हम एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से किस एसटीडी का पॉजिटिव एजेंट प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का, यस हेपेटाइटिस बी को कौन कॉज करता है बच्चों, हेपेटाइटिस बी को कॉज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और क्या ये क्रॉस कर सकता है भैया, बिल्कुल कर सकता है, यस। हेपेटाइटिस बी का अगर आप पूछोगे ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्या देखने को मिलेगा, वही एड्स वाले, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, और बच्चों मदर टू फीटस, फीटस मतलब वूम के अंदर है, वूम के अंदर है तो कैसे जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू। और एसटीडी तो आ गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला तो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसका हो सकता है एचआईवी भैया, बिल्कुल कर सकता है, एचआईवी भैया भी क्रॉस कर सकते हैं। एचआईवी के भी सेम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू हो सकता है, मदर से फीटस के थ्रू हो सकता है। मतलब पता क्या है, एचआईवी के लिए यानी एड्स के लिए, जो बीमारी एड्स के लिए हम बोलते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स का अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ये स्प्रेड होगा, बॉडी फ्लूइड्स का अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ये स्प्रेड होगा। सिफिलिस बच्चों, सिफिलिस को कॉज करता है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस को कॉज करता है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। एंड यस ये भी बच्चों प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तीनों की तीनों एसटीडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Use of which of the following contraceptive device has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from the contracepting STDs and AIDS? तो बच्चों किस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है किस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो एडिशनल बेनिफिट में क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूजर को प्रोटेक्ट कर रहा है एसटीडीज और एड्स से। यूजर को प्रोटेक्ट कर रहा है फॉर व्हाट, एड्स एंड एसटीडी से। कोइटस इंटरप्टस बच्चों, कोइटस इंटरप्टस में अगर हम बात करें तो पहली बात तो आपको पता है ये विड्रॉल मेथड होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है विड्रॉल मेथड। क्या होता है इसमें मेल पार्टनर पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो देखो क्या यहां पर बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप बोलोगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि नेचुरल मेथड है, इट इज वन ऑफ द नेचुरल मेथड। हम नेचुरल मेथड में कोई डिवाइस तो इस्तेमाल नहीं करते, बट इनके फेलियर रेट्स हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन रिलीज होते हैं, तो उसके साथ स्पर्म्स जा सकते हैं। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज हुआ, ठीक है, उसके साथ कुछ स्पर्म्स भी चले गए, तो बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ सकते हैं ना, तो यहां पर फैल सकता है। ठीक है, माना मेल पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है पेनिस को जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, लेकिन इजैकुलेशन से पहले प्री एमिशन हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, प्री एमिशन, और उस प्री एमिशन के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सेक्रेशन के साथ कुछ स्पर्म्स माइग्रेट कर सकते हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फैल सकता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अब देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस में प्रेजेंट है। पहली चीज कहां प्रेजेंट है, यूट्रस में प्रेजेंट है। अब यहां पर बच्चों स्पर्म्स आ रहे हैं, भले ही उनको रोका जा रहा है, जैसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगी, नॉन मेडिकेटिव्स क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देंगी, इंप्लांटेशन रोका जाएगा, ठीक है, सब चीजें हो रही है। सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाया जाएगा स्पर्म्स के लिए, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की अगर मैं बात करूं, लेकिन स्पर्म्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहा है तो फैल जाएगा भाई, नहीं सही नहीं है। कॉन्डम्स बिल्कुल सही है बच्चों, कॉन्डम्स आर इंक्लूडेड इनटू द बैरियर मेथड्स। अब देखो बैरियर का मतलब है दीज आर द शील्ड,
बैरियर, दीवार है। तो दीवार का मतलब है मेल पार्टनर का और फीमेल पार्टनर का कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है क्या, सिक्रीशन, तो क्या फैलेगा, नहीं। तो कॉन्डम्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया। द रीजन बीइंग दे आर आल्सो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एसटीडीज और एड्स। वैसेक्टमी बच्चों, वैसेक्टमी में बात करें, वेस्ट डिफेंस को कट करा जा रहा है एंड टाई करा जा रहा है, बट सीमन तो रिलीज होगा। उस सीमन में स्पर्म्स नहीं है, सीमन में स्पर्म्स रिलीज नहीं है, लेकिन एक्सेसिव ग्लैंड के सिक्रीशन रिलीज हो रहे हैं, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अगेन यहां पर भी फैल सकता है, लेकिन कॉन्डम के केस में ऐसा नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following can be complication resulting from STDs without timely detection and treatment? तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बच्चों, इनमें से किस कॉम्प्लिकेशन को देखा जा सकता है एसटीडीज के केस में विदाउट टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट? तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर सिंपली ये कह रहा है, अगर एक पर्सन एसटीडी से सफर कर रहा है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सफर कर रहा है, और टाइमली डिटेक्शन नहीं हुआ और कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज देखने को मिल सकती है कि नहीं देख सकते? बिल्कुल। लाइक पहले तो आपको पता है ना, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ईचिंग होगी। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, अगर हम बात करें बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ईचिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन रहेगा, ये इनिशियल सिम्टम्स है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडीज, तो इनिशियली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ईचिंग होगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, पस वगैरह डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन रहेगा उस एरिया में। बट अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डिटेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाएगी, पेल्विक एरिया इन्फ्लेम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा पूरे पेल्विक एरिया में, क्योंकि पेल्विक एरिया में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा फैल गया है, ट्यूब्स वगैरह अफेक्टेड है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इनफर्टिलिटी ऑफ इवन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यस बच्चों, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिल सकती है, यस। द पर्सन बिकम्स इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, यंग विंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है बच्चों? इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं पर हो रहा है, इम्प्लांटेशन इज अकरिंग अदर देन यूट्रस। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल, ये चारों के चारों केसेस पॉसिबल है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडीज, कॉम्प्लिकेशंस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। जब सबको सही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल इनफर्टिलिटी, तो बच्चों यहां पर एक पर्सन है जो कि सीवियर मेल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है ड्यू टू वेरी फ्यू स्पर्म्स ओलिगोजूस्पर्मिया। जो सीमन रिलीज होता है बच्चों, जो सीमन रिलीज होता है हमें पता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर इजैकुलेशन। ठीक है, सीमन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं पर इजैकुलेशन। तो एक पर्सन बहुत सीवियर मेल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है और उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, वेरी फ्यू स्पर्म्स, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब है बहुत कम स्पर्म काउंट है, मतलब लगा लो 50 to 100 मिलियन के बीच में ही है, और उससे भी कम 50 मिलियन के आसपास ही है। और इवन नो लाइन स्पर्म्स, और बहुत ना के बराबर जिंदा स्पर्म्स है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एजोस्पर्मिया, जिसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। यस, एजोस्पर्मिया, ए मतलब एब्सेंट बच्चों का, मतलब जिंदा स्पर्म्स ना के बराबर है इन दी इजैकुलेट। ठीक है, इट कैन बी ओवरकम बाय, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डैश दिस शुड ऑफर कपल्स एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग डोनर स्पर्म्स। अब पूरी कहानी सुनो क्या है। एक पर्सन है जो कि सीवियर मेल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है, स्पर्म्स बहुत कम है बॉडी में, ओलिगोस्पर्मिया, और जिंदा स्पर्म्स भी बहुत कम है, एजोस्पर्मिया से वो सफर कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम इस इजैकुलेट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? और उन्होंने ये बात बोली है, कपल कह रहा है कि भाई हमें डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब हमें मेल पार्टनर के स्पर्म्स का इस्तेमाल करना है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दे रखा है गिफ्ट, सबसे पहले दे रखा है गिफ्ट विच इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब बच्चों गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का आप नाम समझो, गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जा रहा है। तो यार ये मेथड तो फीमेल के लिए होता है ना, दिस मेथड इज फीमेल, सॉरी दिस मेथड इज प्रेफरेबल फॉर फीमेल। क्यों? अगर एक फीमेल प्रॉपर गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, वो एक एनवायरनमेंट दे सकती है प्रेगनेंसी के लिए, इंप्लांटेशन के लिए, लेकिन वो एक
प्रॉपर गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उस केसेस में हम गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिफ्ट, जिफ्ट इज व्हाट? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये है क्या बच्चों? ये है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस केस में क्या करते थे बच्चों? इसमें हम जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को एट ब्लास्टोमेट्स को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते थे। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एज द नेम सजेस्ट, हम जाइगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रियो को जो कि 8 ब्लास्टोमेट तक हो सकता है उसको ओविडक्ट में ट्रांसफर करें। यहाँ तो हम सीधा जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई गैमेट्स की बात कर रहे थे, स्पर्म्स की, कुछ नहीं होने वाला, गलत है मेथड। आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर स्पर्म काउंट बहुत ना के बराबर है, तो उन गिने चुने स्पर्म्स को हम उठाकर इंजेक्शन में लोड करके क्या हम ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। और क्या है, डोनर स्पर्म की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आईसीएसआई। बच्चों आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी हम लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, बट यहां पर अगर आप देखो तो यहां तो हम फीमेल बॉडी के अंदर करवा रहे हैं, यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। टेस्ट ट्यूब बेबी इज दी वन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होगा? हु इज रियर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम आउटसाइड दी वोम। टेस्ट ट्यूब बेबी वो है बच्चों जिसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में आउटसाइड दी वूम ग्रो करवा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, गलत है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में यहां पर बोल रहा है कि हम जिसको आर्टिफिशियल मीडियम में मतलब आउटसाइड दी वूम यूटरस में ग्रो करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। याद कर लो, चाहे हम बात कर ले जिफ्ट की, चाहे हम बात कर ले इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर की, दोनों ही मेथड में हम एट द एंड अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब इंप्लांटेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर होगा, आउटसाइड नहीं होता। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हम जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमेयर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते थे। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर में हम क्या करते थे? मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर वाले एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर करते थे बच्चों? यूट्रस के अंदर। बट एट द एंड ग्रोथ वूम में ही हो रही है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं टेस्ट ट्यूब में बच्चे को ग्रो करवाया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत है ये, राइट। ओके, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बेबी इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब इंसाइड ऑफ यूट्रस, गलत है बच्चों। भाई इंप्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस में। एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट कहां होती है? यूट्रस में। तो क्या फैलोपियन ट्यूब में हम करवा सकते हैं? नहीं, फैलोपियन ट्यूब में खाली फर्टिलाइजेशन होता है, तो गलत दे रखा है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बेबी इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब इंस्टेड ऑफ यूट्रस, गलत। ova from wife or donor female and sperms from husband donor are induced to form zygote by IVF and then implanted in female, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो रहा है, ओवा को वाइफ या डोनर से लिया गया, स्पर्म्स को हस्बैंड या डोनर से लिया गया, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में क्या करा? जाइगोट बना दिया गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यस, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बन रहा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद बच्चों जो मैंने आपको दो टेक्निक्स यहां पर बताई थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली, जिफ्ट या आईयूटी की मदद से फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। बेबी बोर्न आफ्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगर बेबी बन भी रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमन को पहुंचाना, बॉडी फीमेल मतलब बच्चे की ग्रोथ कहां हो रही है? बॉडी के अंदर ही हो रही है ना, राइट। और एक बात बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब यहाँ पर इन वीवो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो इस ऑप्शन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टमी। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या इनकरेक्ट होगा वेसेक्टमी के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इनमें से क्या इनकरेक्ट होगा वेसेक्टमी के लिए? नो स्पर्म्स अकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। वेसेक्टमी का सिंपल सा मतलब है वेज डिफेंस को कट करके टाई कर दिया गया है। वेज डिफेंस को कट करके क्या कर दिया गया है? टाई कर दिया गया है, ठीक है। तो नो स्पर्म्स अकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड में कोई भी स्पर्म नहीं होगा, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल नहीं है।
भाई अगर सीमन में स्पर्म्स आ ही गए तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही काम नहीं कर पाएगा, राइट। वेल्स डिफेंस को कट एंड टाई कर दिया गया है, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ये वेल्स डिफेंस है। अब वेल्स डिफेंस को बच्चों कट एंड टाई कर दिया गया है, तो यहां से स्पर्म्स आगे जा ही नहीं पा रहे, यहां से स्पर्म्स बच्चों आगे जा ही नहीं पा रहे, तो उसमें सीमन में स्पर्म होगा, नहीं होगा। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, ये सही है गलत है, ये गलत है, क्यों? ये वेल्स डिफेंस है, तो ये क्या है? एपिडिडाइमिस। अगर ये वेल्स डिफेंस है तो ये क्या है बच्चों? एपिडिडाइमिस। अब यार एक बात बताओ, वेल्स डिफेंस को कट एंड टाई करा गया, वेल्स डिफेंस को कट एंड टाई करा गया है, लेकिन यहां पर तो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे ना बच्चों, कहां पर? एपिडिडाइमिस में, तो क्या ही बोलना सही होगा? नहीं। वैसा डिफरेंशियस कट एंड टाइड, यस, वैसा डिफरेंशियल को कट एंड टाई कराया जाता है, सही। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, यस। भाई वेसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी हो, इनको हम टर्मिनल मेथड्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल मेथड्स। मतलब जो कपल फर्दर कंसीव नहीं करना चाहते वो इस मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका रिस्टोरेशन, इसका रिवर्सिबिलिटी रेट ना के बराबर है। तो काइंड ऑफ ये भी सही बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। कौन सी चीज गलत दे रखी है? कि स्पर्म एपिडिडाइमिस में नहीं होगा, ये चीज गलत दे रखी है। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। बच्चों एम्ब्रियो है मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर की फॉर्म में, एम्ब्रियो है बच्चों मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर की फॉर्म में, और इसको हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से बनाया। इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? ए दे रखा है यूट्रस, और मैं कहूंगा यही सही है, क्यों? हम यहां पर करेंगे आईयूटी। व्हाट इज आईयूटी? आईयूटी होता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होता है ये होता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसमें हम क्या करेंगे? एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेट्स को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेट्स को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, तो हम यहां पर प्रेफर करेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मेथड्स को। क्यों? क्योंकि बच्चों 16 की मतलब 8 to 16 सेल वाला कौन सा होता है यार? 8 to 16 सेल्स वाली स्टेज होती है मॉर्यूला मलबेरी लाइक, ये जल्दी ही बन जाएगी ब्लास्टुला, और इंप्लांटेशन कहां होगा? यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब में करते हैं? नहीं, लेस देन या अप टू 8 ब्लास्टोमेट्स वाला। फैलोपियन ट्यूब में हम कर सकते थे जिफ्ट, बट वो कब तक चलेगा? अप टू 8 ब्लास्टोमेट्स तक ही चल पाएगा। फिम्ब्रिया का तो मतलब ही नहीं बच्चों, ये तो क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओवम के कलेक्शन में मदद करती हैं। सर्विक्स, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, बच्चों ट्यूबेक्टमी एक मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, उसमें क्या होता है? अब आपको पता है ट्यूबेक्टमी में हम ओविडक्ट को कट एंड टाई कर देते हैं, ओविडक्ट को कट एंड टाई कर देते हैं, एंड दिस मेथड इज फॉर फीमेल। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देते हैं और टाई कर देते हैं। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या कर रहे हैं? ट्यूबेक्टमी, ट्यूब को कट कर रहे हैं। ट्यूब एक्टमी मतलब कट करना, किसको? ओविडक्ट को या फैलोपियन ट्यूब को, राइट। क्योंकि वहां पर अगर ओवम जाएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं। ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली। बच्चों अगर ओवरीज को निकाल दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को निकाल दे रहे हैं, तो यहां तो हम बिल्कुल क्या कर दे रहे हैं? स्टेराइल बना रहे हैं पर्सन को, तो ये तो गलत हो गया। स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। बच्चों वेस्ट डिफेंस के स्मॉल पार्ट को रिमूव और टाइड अप करें, तो दिस इज फॉर व्हाट? ये तो वेसेक्टमी की बात कर रहे हैं, जो कि यहां पर सही नहीं है। यूट्रस इज रिमूव सर्जिकली। बच्चों यूट्रस को ही निकाल दे रहे हैं, भाई नहीं, ये तो अलग ही कंडीशन होगी। इसको तो हिस्टेरेक्टोमिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरा इज व्हाट? यूट्रस। यूट्रस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरा भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? हमारा पहला ऑप्शन ही यहां पर क्या है? करेक्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? लेकिन पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स और सीमन इनटू फीमेल जेनाइटल। ये बात पहले आपको क्लियर रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म्स को या सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवम। अब देखो, स्पर्म्स को और सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हम ट्रांसफर करें, मतलब आपको यहां पर एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए,
मतलब यहां पर बच्चों जो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलोगे आप? इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलोगे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। अब स्पर्म्स के जो है हस्बैंड के, हम उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। बच्चों अगर टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यार यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म्स को अगर हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करें तो यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्थी डोनर इनटू द वेजाइना, क्या ये चीज सही लग रही है? भाई सही तो लग रही है। भाई हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली, देखो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली नहीं हो रहा, यहां पर मेल पार्टनर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर रहा, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियली हम स्पर्म्स को जो कि हेल्दी डोनर के वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। वेजाइना किसका पार्ट है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का पार्ट है, तो ये सही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, नहीं। ओवरी में करके क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मल जैसे कहां पर होता है बच्चों? नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स कहां पर होगा? कॉपुलेटरी कैनाल वेजाइना में होगा, तो वहां पर इंसेमिनेशन होना चाहिए, ओवरी में तो होगा नहीं, ये गलत दे रखा है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। अब देखो हेल्दी डोनर के स्पर्म्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो अगेन यहां पर भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, बट बात हो रही है इन विवो फर्टिलाइजेशन की, तो इसको भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। The technique called gamete intrafallopian transfer gift is recommended for those females। क्वेश्चन ये कह रहे हैं बच्चों, एक टेक्निक है जिसका नाम है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसको रिकमेंड करा जाता है किन फीमेल्स के लिए? इसको रिकमेंड करा जाता है किन फीमेल्स के लिए? भाई जान लेते हैं दिक्कत की क्या बात है। वो सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर दिस स्पर्म्स। नहीं, गलत। इसको ना इस तरीके से याद रखो, गिफ्ट, फीमेल को एक गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? कि वो फीमेल ओवम नहीं डेवलप करवा पा रही थी, तो उसको ओवम देना है। भाई गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं यार, मतलब देखो ना, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब उस रेसिपिएंट फीमेल के अंदर हम गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। उस रेसिपिएंट फीमेल के अंदर हम गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर दी स्पर्म्स। नहीं, गलत है। वो कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है बच्चों। वो गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ऐसी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं करवा पा रही है, बट अगर फर्टिलाइजेशन मतलब अगर गैमेट हम दे देंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाके प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब सुटेबल एनवायरमेंट दे सकती है, तो गलत है। वो कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, यस, इसको गिफ्ट की जरूरत है, तो हमने इसको गैमेट गिफ्ट में दिया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, नहीं, वो फीटस को रिटेन कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हम बोलेंगे गिफ्ट उन फीमेल्स में करा जाता है जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट दे कैन प्रोवाइड द एनवायरमेंट नेसेसरी फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। बच्चों परमिसिबल यूज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का किस लिए हो रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर हम बात करें एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का, तो इसका परमिसिबल यूज कहां पर हो रहा है? परमिसिबल यूज मतलब अलाउमेंट। अब एमनियोसेंटेसिस में आपको पता है हम फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। क्या करूंगा मैं? एमनियोटिक फ्लूइड का निकालूंगा। एक बात याद रखना, 15 से 20 वीक में इसको जनरली प्रीफर करा जाता है प्रेगनेंसी के। एमनियोटिक फ्लूइड को हम बाहर करेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या मिल जाएंगे हमें? फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम क्रोमोसोमल पैटर्न वगैरह को पता लगा सकते हैं। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम क्रोमोसोमल पैटर्न वगैरह का पता लगा सकते हैं। तो क्लियर है बात? यस, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे। फीटल सेल्स से हम क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोमल पैटर्न का पता लगा सकते हैं। बेसिकली हम यहां पर कर रहे हैं कैरियोटाइपिंग। क्या कर रहे हैं हम यहां पर? कैरियोटाइपिंग कर रहे हैं, यानी बेसिकली वही जो 23 क्रोमोसोम्स का पेयर है ना हमारे पास, उनको अरेंज करके देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। तो क्या फायदा होगा? डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। क्या बच्चों हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का यहां पर पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। जब क्रोमोसोमल पैटर्न मिल गया तो यार पता चल जाएगा। अगर 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है, विच मीन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, विच मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। सही बात है। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबोर्न फीटस। क्या सेक्स ऑफ द अनबोर्न फीटस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? गलत है, इंडिया में तो बैन है। क्यों? क्योंकि इसका फीमेल फीटिसाइड में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो ये बैन है। तो इसका परमिसिबल यूज बोलना सही नहीं।
होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, मेल पार्टनर से या डोनर से सीमन को कलेक्ट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, बच्चों एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें सरोगेट मदर के यूट्रस में, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर समझ लो, तो ये भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का हम पता लगा सकते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन देखो, ओके जी, तो यहां पर अगर आप देखो गिवन बिलो आर 4 मेथड्स ए टू डी, बच्चों यहां पर हमें 4 मेथड्स दे रखे हैं ए से डी तक, एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन ए टू डी। तो एक तरफ बच्चों मेथड दे रखा है, एक तरफ मोड ऑफ एक्शन दे रखा है इन अचीविंग कंट्रासेप्शन। ओके जी, सेलेक्ट देयर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस दैट फॉलो। तो यहां पर हमें एक तरफ मेथड दे रखा है, एक तरफ मोड ऑफ एक्शन दे रखा है, हमें इन्हें प्रॉपर्ली क्या करना है बच्चा, मैच करना है। तो कर लेते हैं दोस्त, दिक्कत कहां आएगी, समझ में आ रहा है ना, हम रुकने वाले नहीं है। ओके जी, पिल, पिल क्या करता है बच्चों, पिल क्या इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, हाँ जी करता है बिल्कुल। और बच्चों पिल तो ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करता है, तो पिल के तो 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, राइट। कोई नहीं, हम देख लेंगे, पहले बाकियों को चेक कर लेते हैं। देखो पिल का इंप्लांटेशन भी प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन भी पिल्स प्रिवेंट करती है, तो दोनों को हम काउंट कर सकते हैं यहाँ, बट बाकियों को कर लेते हैं तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन बचा के रखा हुआ है। कॉन्डम क्या करेगा बच्चों, कॉन्डम स्पर्म्स को सर्विक्स तक पहुंचने देगा, नहीं देगा भाई, रोक देगा, बैरियर की तरह काम करेगा, ए हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। वेसेक्टमी, सीमन है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं है, सीमन है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं है, किसका रोल, वेसेक्टमी। फिर है बच्चों कॉपर टी, फिर है बच्चों कॉपर टी, कॉपर टी इंप्लांटेशन को रोक सकती है, तो इसका बी हो जाएगा। और ओवुलेशन को कौन रोकेगा, पिल। क्लियर हो गया ना, किसका मतलब पिल के लिए क्या बचा के रखा था भाई, कॉन्डम क्या कर रहा है, कॉन्डम स्पर्म्स को सर्विक्स से तक जाने से रोक रहा है, क्योंकि वो बैरियर की तरह काम कर रहा है। वेसेक्टमी की बात करें, हमने वेस्ट डिफेंस को कट कर दिया, तो सीमन है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं है। कॉपर्टी की बात करें, वो इंप्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी भी तो पिल क्या कर रही है, पिल ओवुलेशन को कर रही है प्रिवेंट, बट साथ साथ आपको पता है वो इंप्लांटेशन को भी प्रिवेंट करती है, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाकर एंट्रोस्पर्म्स को रिटार्ड कर देते हैं। चेक कर लेते हैं, CADB, CADB सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CADB। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का क्या फंक्शन होता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल है लिप्स लूप, लिप्स लूप। यस, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का क्या फंक्शन होता है, क्वेश्चन यहां पर यही पूछ रहा है। टू इनहिबिट ओवुलेशन, क्या वो ओवुलेशन को रोकते हैं, नहीं बच्चों, ओवुलेशन के लिए रोकने में जनरली रोल्स होता है किसका, पिल्स का, इम्प्लांट्स का, या फिर इंजेक्शंस का, राइट। तो ये तो गलत दे रखा है। टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, क्या ये फर्टिलाइजेशन को रोक देंगे, नहीं। टू इनहिबिट इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यस ये बिल्कुल सही है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एक तो फंक्शन होता है बच्चों, ये प्रमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ये प्रमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को, ठीक है। स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करवा देते हैं यूट्रस में, खा के खत्म कर देते हैं उनको, या फिर बच्चों इंप्लांटेशन का रोक देते हैं, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नहीं भाई, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो, हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि वो गैमेट के फॉर्मेशन को ना रोके, कहते हैं ना सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर को अफेक्ट ना करे, तो ये भी गलत दे रखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस को रोक देगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर। फर्स्ट दे रखा है टू इनहिबिट ओवुलेशन, मेरे को तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, क्यों, हाइपोथैलेमस है, पहले बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। हाइपोथैलेमस है, क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन भैया क्या देंगे इसको, नेगेटिव फीडबैक। अब अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गया तो बच्चों ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करवा पाएगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन भैया नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, अब अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गया ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करवा पाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा, एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं हो पा रहे। अब एलएच और एफएसएच अवेलेबल नहीं है, एफएसएच फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को, एलएच रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा, एलएच सर्जन हो रहा, तो ओव्यूलेशन रुक जाएगा, तो यही रीजन है। oogenesis को क्या ये रोक देता है, नहीं।
टू चेक एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू सर्विस एंड टू मेक देम इनएक्टिव। क्या स्पर्म्स को इनएक्टिव कर देता है? नहीं, ये तो जनरली फंक्शंस होता है आईओडीज वगैरह का, कि वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वगैरह को रोक देते हैं सब। टू चेक सेक्सुअल वीवर को चेक करता है? नहीं। ओवुलेशन को रोक देगा, सिंपल सी बात है। कैसे? इस तरीके से, ठीक है ना। इसको रोका, अब ये नीचे रिलीज नहीं होंगे, ये रिलीज नहीं होंगे तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube? ये क्वेश्चन अच्छा है। यस, तो क्वेश्चन यहां पर बच्चा ये कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक चीज का फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनमें से किसी को फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जाइगोट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं, चलो ठीक है। एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, क्या इसको कर सकते हैं? यस। इन दोनों को किसमें कंसीडर करा गया? जिफ्ट के अंदर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर वो मेथड होता है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट को या फिर हम अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों सही है। अब देखो यहां पर दे रखा है या तो जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये जिफ्ट के लिए परफेक्ट है। भाई यहां पर खाली जाइगोट की बात कर दी, यहां पर खाली एम्ब्रियो की बात कर ली, लेकिन हमें पता है जिफ्ट की मदद से हम जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एम्ब्रियो जो 32 सेल स्टेज का होगा बच्चों, उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मेथड। तो ये सही नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये देखो, Which one of the following is the most widely used method of contraception by females in India? ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है जिसको मोस्ट वाइडली यूज करा जाता है इंडिया में फीमेल्स के द्वारा। कौन सा ऐसा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जिसको मोस्टली यूज करा जाता है फीमेल्स के द्वारा इंडिया में? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स, आईयूडीज, स्टेरिलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, एग्जांपल कॉपर टी वगैरह। पता है, एक बात बताता हूं मैं आपको, पता है ये कॉपर टी वगैरह जो थे ना, आपको पता है कॉपर टी वगैरह की जनरली जो लाइफ होती है वो 3 से 5 साल होती है। क्यों? क्योंकि देखो विद द टाइम क्या होता है, कॉपर टी वगैरह पर कैल्शियम डिपॉजिट करने लग जाता है, ये स्कैंटी हो जाते हैं, ये अपने काम को कर नहीं पाते, तो जनरली 3 साल तक ही काम कर पाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ना एक प्लान बनाया था 132। नाउ व्हाट इज 132? देखो ये बोला जाता है पहले और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का कम से कम गैप होना चाहिए ताकि मदर की बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए पोस्ट पार्चुरेशन वगैरह से, ठीक है बात। तो उसी के लिए इनको डेवलप करा गया था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर मदर कॉपर टी को इंड्यूस करवा लेती है बॉडी में, तो उससे वजह से क्या होगा, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोक देगा, 3 साल का गैप हो जाएगा सेकंड चाइल्ड के लिए। तो इस प्रेफरेंस से लाया गया था। और सेकेंडली बच्चों अगर देखा जाए इंडियन पॉपुलेशन के लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो कोई आपको कॉस्ट पे नहीं करनी, आप आसानी से जाके लगवा सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन इसको मोस्ट प्रेफर करा गया है इंडिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। लाइक देखो इनका भी भाई कुछ लोग यूज करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर सकते। स्टेरिलाइजेशन मेथड से तो परमानेंट टर्मिनल मेथड है, तो टर्मिनल मेथड तो बहुत ही लास्ट की बात है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की भी वही बात है बच्चों, कुछ लोग खा सकते हैं, कुछ नहीं खा पाते, या फिर कुछ को याद नहीं रहता, तो उतना प्रेफरेबल नहीं। इसका क्या एक बार आसानी से आपके यूट्रस में अगर इंप्लांट हो गया उसके बाद छुट्टी हो गई 3 साल की, इसलिए इसको प्रेफर करें। Which of the following is an additional advantage of hormone releasing IUDs? तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं इनमें से क्या एडिशनल एडवांटेज होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का? इनमें से क्या एडिशनल एडवांटेज होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इज मेनली फॉर लिप्स लूप वगैरह, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज वगैरह के लिए। तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, बच्चों ये किसके लिए प्रेफरेबल है? ये है मल्टीलोड 375 यानी कॉपर टी वगैरह के लिए, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज वगैरह के लिए। टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू दिस स्पर्म्स, ये बिल्कुल सही है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की अगर बात कर ले तो हमें 2 एग्जांपल याद आते हैं। एक तो आता है LNG-20 जिसमें लेवोनोर्जेस्ट्रल होता है, और दूसरा है बच्चों प्रोजेस्टासर्ट। ये दोनों की दोनों हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में हार्मोन रिलीज होता है तो उससे क्या होता है बच्चों, इंप्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर दिया जाता है यूट्रस को। भाई आपको पता है प्रोजेस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन वाला वही कॉम्बिनेशन है,
तो भाई प्रोजेस्ट्रॉन का अगर ले लेते, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्ट्रॉन नहीं ले लेते, दोनों में प्रोजेस्टर सेट में और लेवोनोर्जेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन है, क्या कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन? प्रोजेस्ट्रॉन वही नेगेटिव फीडबैक देके रखा है गोनाडोट्रोपिन्स को, ठीक है, क्या कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक देके रख रहा है गोनाडोट्रोपिन्स को, तो इंप्लांटेशन वगैरह को प्रिवेंट कर रखा है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना रखा है स्पर्म्स के लिए, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से। दे ऑलवेज इनहिबिट ओवुलेशन। बच्चों जनरली हम कहते हैं कि जो आईयूडीज होते हैं वो तो ओवुलेशन को इनहिबिट करते ही नहीं है, तो इसका तो कोई लेना देना होगा ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से। Which of the following statements are correct about diaphragm, cervical caps and vault? तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी डायफ्राम के लिए, सर्वाइकल कैप्स के लिए और वॉल्ट्स के लिए। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सबके सब बैरियर मेथड्स हैं, सबके सब क्या है बच्चों? दीज आर बैरियर मेथड्स। और बैरियर मेथड्स यहां पर कहां पर बैरियर की शील्ड लगा रहे हैं? सर्विक्स को कवर कर रहे हैं फीमेल के अंदर। बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या ये बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस, यस। डायफ्राम डोम शेप होता है, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉक्स, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर्विक्स को कवर कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉइटस, यस। तो इस सर्विक्स के आगे दीवार लगा दे रहे हैं जिससे स्पर्म्स आगे जा नहीं पा रहे। प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज, यूजर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एसटीडीज से बचा रहे हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं बैरियर मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, नहीं। देखो एक बात समझ लो आप, बैरियर में दो हैं, एक तो कॉन्डम है मेल पार्टनर, एक तो कॉन्डम है मेल पार्टनर के लिए, और एक है फैमिडोम जिसको फैम शील्ड भी बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम भी बोलते हैं। तो ये दो ही हैं बच्चों, याद रख लेना, ये दो ही हैं जो कि एसटीआई से या एसटीडी से प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एसटीडी से या एसटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉल्ट या फिर डायफ्राम नहीं कर सकते। क्यों? देखो ये सर्विक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, बट वेजाइना एक्सपोज है, बट वेजाइना एक्सपोज है, तो बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आएंगे तो इंफेक्शन फैल सकता है। हम ये बोलते हैं दैट दिस मेथड टू अ लेसर एक्सटेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, बट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते बिकॉज वेजाइना एक्सपोज हो रहा है यहां पर। दे आर रीयूजेबल, यस बच्चों ये रीयूजेबल होते हैं, इनको रीयूज करा जा सकता है। वहीं बात करी जाए कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम की, रीयूजेबल नहीं होते, दे आर वन टाइम यूज होता है इनका, ठीक है, ओके। तो यहां पर कौन सा सही है बच्चों? एबीडी। एबीडी किस में दे रखा है बच्चों? ऑप्शन 3 में दे सकता है, सी वाला गलत है, एबीडी सही हो जाएगा। इन द रिदम मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द कपल रिफ्रेन्स फ्रॉम इंटरकोर्स। जो रिदम मेथड होता है बच्चों बर्थ कंट्रोल का, उसमें कपल रिफ्रेन कर रहे हैं इंटरकोर्स को, कब? अब देखो रिदम मेथड को हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी बोलते हैं। रिदम मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड भी बोलते हैं, राइट? जिसमें क्या होता है? अवॉइड करा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, अवॉइड करा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को फ्रॉम 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, रिदम मेथड की बात करें इसको हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड भी बोलते हैं बच्चों। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करा जा रहा है 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब देख लेते हैं 1 day बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, क्या ही बोलना सही होगा? अब देखो 1 day बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन की हम बात करें तो क्या इससे ये पीरियड कवर हो रहा है? नहीं, उतना सही नहीं है, तो इसको नहीं काउंट कर सकते। 2 days बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, अब ये भी सही नहीं है। 3 days बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, ये मेथड मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। क्यों? देखो ओव्यूलेशन मतलब oocyte अवेलेबल है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब हमें एक बात याद करनी पड़ेगी कि ओवम का लाइफ स्पैन होता है 24 घंटे का। वहीं बात करूं मैं स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स का लाइफ स्पैन होता है 48 to 72 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बात? क्लियर है बात? तो देखो अब मैंने ये वाला थर्ड ऑप्शन क्यों पिक करा? 3 days बिफोर, 3 days बिफोर का मतलब है कि अगर इस दिन पर ओवम आ रहा है तो 72 घंटे के लिए स्पर्म्स अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन 24 घंटे, ओव्यूलेशन के 24 घंटे तक, ओव्यूलेशन के 24 घंटे तक ओवम सर्वाइव करेगा, तो यहां पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है।
2 डेज के रिस्पेक्ट में ये विंडो ज्यादा अच्छे से कवर करिए, इसलिए इसको काउंट कर रहे हैं। 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन क्यों नहीं काउंट कर सकते भैया? रीजन सिंपल सा यहां पर ये है कि भैया जो ओवम भैया है वो मात्र 1 दिन के लिए सर्वाइव करते हैं। तो 3 डेज का तो ये ना, देखो अगर ये 3 दिन पहले आया स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है, या अगर इसके बाद भी आया तो 24 घंटे का अगर रेंज पकड़े यहां पर तो तब भी यहां पर कर सकता है। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम जो कवरेज हो रही है वो थर्ड ऑप्शन में हो रही है, क्योंकि 48 to 70 आवर्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। Which of the following is an incorrect statement for periodic abstinence? तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड के लिए, यानी रिदम मेथड के लिए, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, The couple should abstain from coitus from 10 to 17th of the menstrual cycle when ovulation could be expected. सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। कपल यहां पर क्या कर रहे, कोइटस को अवॉइड कर रहे हो 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ताकि ओवुलेशन अगर हो तो फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। क्यों बच्चों? क्योंकि इसको कंसीडर करा जाता है फर्टाइल पीरियड, इसको कंसीडर करा जाता है फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड के दौरान ओवुलेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हाई है, तो इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। और इसका आप एग्जांपल सिंपली ले सकते हो कि जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। अब +-2 दोनों चलता है, इसके साथ +-2 डेज का दोनों चलता है, तो इसलिए हम 10 to 17 डेज का करते हैं। जैसे देखो अब 28 डेज का साइकिल है, तो आपको पता है जनरली 14th डे को होगा व्हाट, 14 डे को क्या होगा आपका? ओवुलेशन होगा। अब अगर बात करी जाए, स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 48 to 72 आवर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, तो मतलब यहां से 11 तक का आप कंसीडर कर सकते हो कि वो फर्टिलाइज कर सकता है। और अगर बच्चों 26 का है +-2 कर देंगे, तो 2 दिन और पीछे ले जाओ आप, तो 10वें दिन से लेकर इधर ऐसे ही आगे +- इधर आगे कर लो। पॉइंट समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 डेज का होता है, बट फॉलिकुलर फेज कभी छोटा भी हो सकता है, 26 डेज का भी हो सकता है। अब अगर यहां पर 12वें दिन, यस क्या बोल रहा हूं मैं, देखो हाँ जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्पर्म्स का लाइफ स्पैन 48 to 72 आवर्स होता है, ओवम का होता है 24 आवर। मैंने बोला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बच्चों वो 28 दिन का होता है जनरली, +-2 डेज हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, और क्या कहते हैं 26 दिन का भी हो सकता है। क्यों? फॉलिकुलर फेज छोटा होता है। तो देखो अब अगर बात करी जाए 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो मिडल ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन हो रहा है। अगर 12th डे पर स्पर्म्स आ रहे हैं, तो 12, 13, 14 3 दिन सर्वाइव करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर 14th को आ रहे हैं तो 17 तक सर्वाइव करेंगे, ये आपके बात क्लियर है। बट अगर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का है, तो 10th डे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का है, तो 26 में से 14 घटा देंगे, बचा कौन सा? 12। 12वें दिन पर क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। 12वें दिन पर यहां पर क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है इस बारी। और अगर 10th को स्पर्म्स आए थे तो फर्टिलाइज कर सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड कंसीडर किया जाता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 10 से 17 क्यों ली गई है। ओके, 10 to 17 डे ऑफ द साइकिल इज फर्टाइल पीरियड व्हेन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओवम की अवेलेबिलिटी के साथ साथ यहां पर स्पर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हाई हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। दिस प्रिवेंट द चांसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये बच्चों प्रिवेंट कर रहा है मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन को। सही बात है कि नहीं बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल है कि स्पर्म की और ओवम की मीटिंग को अवॉइड करो। इन दिस मेथड द ओवम स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ये गलत है। देखो हम यहां पर ओवम स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं कि नहीं करते? ये बात बिल्कुल सही है, करते हैं, लेकिन बैरियर्स की मदद से नहीं। बैरियर अलग मेथड्स। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये गलत दे रखा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के लिए। Which of the following can't be considered as advantage of amniocentesis? तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से किसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एक एडवांटेज एमनियोसेंटेसिस की। इनमें से किसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एक एडवांटेज एमनियोसेंटेसिस की? तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, उसमें फीटल की सेल्स होती हैं और साथ में डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। फीटल की सेल्स की जब कैरियोटाइपिंग करेंगे, क्रोमोसोमल पैटर्न का हम पता लगा सकते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह का पता लगा सकते हैं।
अब क्वेश्चन कह रहा है किसको हम एडवांटेज नहीं ले सकते। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स, बच्चों प्रीनेटल डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, जब हम यहां पर कैरियोटाइपिंग करवा पा रहे हैं तो हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, भाई जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा रहे हैं, जब डिसॉल्व सब्सटेंसेस निकाले तो उसके थ्रू बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज का पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, बच्चों कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं एक तरीके से। तो क्या इनका पता लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अबॉर्ट फीमेल फिटस, गलत है नहीं बच्चों? क्या फीमेल फिटिसाइड को प्रमोट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस लाया गया था? नहीं, बच्चे के अंदर कोई बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, इसलिए करा गया था, ना कि फीमेल फिटिसाइड्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बिल्कुल भी कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अमंग दी फॉलोइंग मेथड्स विच वन हैज दी हाईएस्ट फेलियर रेट, बच्चों क्वेश्चन ही पूछ रहा है इनमें से किसमें हाईएस्ट फेलियर रेट होगा, इनमें से किसमें हाईएस्ट फेलियर रेट होगा? डायफ्राम विद स्पर्मिसाइड। अब देखो डायफ्राम एक बैरियर मेथड है, डायफ्राम क्या है बच्चों? एक बैरियर मेथड है। और स्पर्मिसाइड की बात करें ये केमिकल मेथड है। भाई स्पर्मिसाइड आपको पता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्रीम्स का, जेलीज का या फिर बच्चों फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक बोरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिंक सल्फेट होता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर दी केमिकल जो स्पर्म को मार के खत्म कर देते हैं, स्पर्म की मेम्ब्रेन तोड़ देते हैं, धज्जा उड़ा देते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि बैरियर मेथड्स के साथ अगर स्पर्मिसाइड का यूज करेंगे तो इनकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये तो फेलियर रेट नहीं दिखा रहा है। क्या कॉन्डम का फेलियर रेट है? भाई 3% के अराउंड होता है, बट काफी इफेक्टिव माना जाता है, तो ये भी सही नहीं है। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस की भी इफेक्टिविटी को काफी अच्छा माना गया है। फोर्थ दे रखा है रिदम मेथड, जिसको हम बच्चों पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड भी बोलते हैं, जिसको बच्चा हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड भी बोलते हैं। और ये नेचुरल मेथड है। ये क्या है बच्चों? नेचुरल मेथड है। अब देखो यहां पर एक बात हमें समझनी होगी, जब हम नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो नेचुरल मेथड में नो डिवाइस इज नीडेड, तो कोई डिवाइस नहीं चाहिए, तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। लेकिन इश्यू क्या है? इनका फेलियर रेट बहुत हाई होता है, इनका फेलियर रेट काफी हाई होता है। नेचुरल मेथड्स की बात करें तो कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करे तो साइड इफेक्ट्स नहीं ले, लेकिन फेलियर रेट हाई होता है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस को ले लो, कपल क्या करेंगे? कपल 10 से 17 दिन तक, 10 to 17 डे जो होता है उसमें बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे। कपल 10 to 17 डे में सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। अब पहली बात क्या है, ओव्यूलेशन के टाइम पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन कोई भी फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन आसानी से डिपिक्ट नहीं कर सकती, पता नहीं लगा सकती। पहली चीज, कोई भी फीमेल अपने ओव्यूलेशन डे को पता नहीं लगा सकती, पहली चीज है। और दूसरी बात आपको पता है आज के टाइम में स्ट्रेस है, कई सारी चीजें हैं, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के काफी इरेगुलर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फर्टाइल पीरियड का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो फेलियर रेट काफी ज्यादा हाई रहेंगे इस मेथड। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, HIV कैन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू। बच्चों एड्स को HIV कॉज करता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ट्रांसमिट हो सकता है किसके थ्रू? क्या ब्लड कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए इसको STDs में काउंट करा गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या हैंडशेक के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। एड्स साथ खाना खाने से और हैंडशेक करने से नहीं फैलता। एड्स का हमेशा याद रखना, एड्स बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। एड्स बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, इस बात को हमें समझना होगा। तो ब्लड कांटेक्ट से फैल रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा है, क्योंकि यहां पर बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, हैंडशेक से नहीं फैलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो बच्चों विद दिस हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी CUT के एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है, समझ में आई होगी। मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा कि NCERT आप बहुत अच्छे से कवर करो। आप अगर CUT के लिए तैयारी कर रहे हो तो NCERT को अच्छे से कवर करो, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके पास कुछ अगर सोर्सेज हो तो आप उनसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट NCERT आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फीड होनी चाहिए। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी कवरेज कर सकते हो, राइट। थैंक यू।